Hello everyone, welcome back to your BSc class. Yesterday we had started our topic that is staffing. So staffing का एक recap लेंगे previous class का. Staffing जो है वो staff word से मिल staffing जो है वो किससे मिलकर के बना है, किससे बना है ये वर्ड? स्टाफ से. एंड स्टाफ इज द ह्यूमन रिसोर्स दोज आर वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. वो लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, राइट? तो हमने देखा था कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब विद राइट क्वालिफिकेशन एंड एट राइट टाइम इज नोन एज स्टाफिंग. इसका एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस क्लास में ले लिया था. दिस इज जस्ट अ रिकैप. तो हमने देखा कि राइट पर्सन होना चाहिए, राइट जॉब के लिए, राइट क्वालिफिकेशंस के साथ में राइट टाइम पर होना चाहिए. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग. आफ्टरवर्ड्स वी हैड सीन स्टाफिंग प्रोसेस. कि प्रोसेस जो है स्टाफिंग का वो किस तरीके से किया जाएगा. तो प्रोसेस के स्टाफिंग में आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन. आपको देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है. ये जो रिक्वायरमेंट है ये आप दो तरीके से एनालिसिस करके देखते हैं. वन इज वर्कफोर्स, राइट? तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके जो वर्कर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं. वर्कलोड और वर्कफोर्स. तो वर्कलोड हो गया जिसमें कि कितने लोगों की जरूरत है और कितने लोग काम कर रहे हैं. एंड वर्कफोर्स इज कि एट अ टाइम आपके पास में उतने ही रिक्वायर्ड लोग हैं या नहीं है. अगर कम है तो आपको रिक्रूट करने हैं और अगर ज्यादा है तो आपको क्या करना है, उनको वहां से रिमूव करना है, क्योंकि उससे कॉस्टिंग जो है वो आगे जाकर के बढ़ जाती है. तो आपने देख लिया, एस्टिमेटिंग कर लिया अपनी मेन पावर का इन योर ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस. आफ्टरवर्ड्स आता है रिक्रूटमेंट. देन यू हैव टू मोटिवेट पीपल फॉर योर टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए लोगों को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों. इफ यू विल आस्क कि मैडम ज्यादा से ज्यादा लोग, तो इट मीन्स नॉट दैट कि हम सबको रिक्रूट कर लेंगे या हम सबको क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे. हम केवल एक रिक्रूटमेंट जो है वो कर रहे हैं कि हमें इस पोजीशन के लिए लोगों की आवश्यकता है. तो जब हमारे पास में ज्यादा लोग आएंगे तो हमारे पास में ऑप्शंस होंगे टू चॉइस गुड वन, राइट? द सेकेंड थिंग इज कि रिक्रूटमेंट के बाद में आता है सिलेक्शन. जब आपने लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए मोटिवेट कर लिया, आपके पास में बहुत सारे रिज्यूमेज आ गए, देन यू हैव टू सेलेक्ट. अगर आपको 100 लोगों के रिज्यूमेज आए हैं या 100 लोग जो हैं वो वॉक इन के लिए आते हैं आपके पास में, देन यू हैव टू सेलेक्ट ओनली जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी. सपोज यू आर रिक्वायर्ड 10, तो आप जो 10 पर्सन है उनका सिलेक्शन जो है वो उसके लिए कर लेंगे. आफ्टरवर्ड सिलेक्शन होने के बाद में आप उनको प्लेसमेंट देंगे. प्लेसमेंट के बाद में एक ओरिएंटेशन होता है. व्हाट इज ओरिएंटेशन? कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो बाकी के लोग हैं उन सभी के साथ में उनको इंट्रोड्यूस कराना, उन लोगों का ओरिएंटेशन करना, जिससे कि दोनों जो साइड्स हैं वो क्या कर सके, एक दूसरे को पहचान सकें, राइट? उसके बाद में आ जाता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सम टाइम आपने एक बहुत अच्छा पर्सन जो है, क्वालिफाइड पर्सन जो है वो आपने रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसका प्लेसमेंट कर लिया. आफ्टरवर्ड्स यू नीड के इनका जो वर्क है इसमें और एनहांसमेंट होना चाहिए. उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं और उनका डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो आगे फॉरवर्ड करती हैं. तो इस तरीके से आप अपने जो स्टाफ है उसको ट्रेंड करके और भी अच्छा आउटकम जो है वो ले सकते हो. देन इट कम्स परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस जो है उनकी वो किस तरीके से होगी, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है. उनको ज्यादा वर्क देना, नया नया काम देना. ज्यादा वर्क डजंट मीन कि उनको ओवरलोड कर देना, राइट? उनका जो वर्क है वो देखना और उनके बाद में उनको इस तरीके के अप्रेजल देना, आगे आगे उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना. उसके बाद में प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग. उनको आप प्रमोशन दीजिए और आप क्या करते हैं, कई बार अपने स्टाफ को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि वो आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में कैरियर को प्लान करते हैं फॉर फ्यूचर, और उसका एक बेटर आउटकम है वो आपको मिलता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने उनको ट्रेन किया है, उनके डेवलपमेंट पे वर्क किया है. सो दिस इज ऑल, राइट? तो यहाँ तक हमने कल कवर किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट
कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, दिस इज अनदर टॉपिक के जो एस्पेक्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं स्टाफिंग के, वो क्या होते हैं. तो हियर वी इंक्लूड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, राइट. तो टुडे वी विल टेक द रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट किस तरीके से है? अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर वेकेंट पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब हमने स्टाफिंग के प्रोसेस जो है उसको हमने आगे बढ़ा लिया. हम क्या कर रहे हैं? रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, राइट. अब हमने रिक्रूटमेंट में देखा हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करें, एंड हम क्या चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ में काम करें जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उसके लिए स्किल्ड हो, राइट. यानी कि राइट पर्सन होना चाहिए, ठीक है. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अब रिक्रूटमेंट का मीनिंग हो गया कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी उस वेकेंट पोजीशन के लिए जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, ठीक है. तो इस तरीके से हमने क्या किया? रिक्रूटमेंट जो है वो किया, एंड आफ्टरवर्ड्स इट कम्स सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. रिक्रूटमेंट वी विल कंटिन्यू. अब जो आपका रिक्रूटमेंट है उसमें क्या है? आपके कुछ सोर्सेज हैं. आपको क्या करना है? रिक्रूट करना है. तो ऐसे तो किसी को ड्रीमिंग नहीं हो रही है कि आपकी कंपनी है, ये इस नाम की एक कंपनी है एंड दे आर लुकिंग वर्कफोर्स और ह्यूमन रिसोर्स फॉर देम. ऐसा तो नहीं होने वाला है. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, उसके लिए हमें वर्क करना पड़ता है. तो अब हमारी कंपनी में स्टाफिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं? रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. हम उसके सोर्स जो है वो देख रहे हैं कि किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट करें, राइट. अब आता है आपका इसमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. फाइन. तो हमने देखा कि हमारे पहला जो है वो हम देख रहे हैं इंटरनल. इंटरनल का मीनिंग हो गया विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही. आपने देखा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं. तो हमने क्या किया? जहां पर रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर भी कोई वेकेंट पोजीशन होती है, उसको फिल करने के लिए हम अपनी ही कंपनी का जो इंटरनल जो हमारा वर्कफोर्स है, हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसको वर्क करते हैं. उसके ऊपर कैसे वर्क करते हैं? इधर या तो हम उनका ट्रांसफर कर देते हैं, राइट. अगर हमें लगता है कि सपोज आई एम द पर्सन एंड वर्किंग इन जयपुर, राइट. जयपुर में भी सपोज आई एम वर्किंग इन प्रताप नगर ब्रांच. फाइन. प्रताप नगर ब्रांच में मैं काम कर रही हूँ, एंड समवेयर इन आवर कंपनी एट मालवीय नगर दे नीड अ पर्सन जिसको कि वहां पर उन्हें रिक्रूट करना है उस पोजीशन को, वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए. तो कई बार ऐसा होता है कि हम क्या कर लेते हैं? इंटरनली ये चेंजेस जो होते हैं वो कर दिए जाते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट. अब ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इसमें बाकी की चीजें जो है, द पर्सन इज द सेम. वही पर्सन जो है जो कि आज तक प्रताप नगर में वर्क कर रहा है, स्टार्टेड डूइंग जॉब एट मालवीय नगर, बट विद द सेम पोस्ट एंड विद द सेम रेम्यूनरेशन. जो भी सैलरी उसको मिल रही थी उसी सैलरी पर, उसी जो डिजिग्नेशन है उसी पर वो क्या करता है? वर्क करता है, और ये उसका ट्रांसफर कहलाता है. बस यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरी ब्रांच में, राइट. सो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्यों ट्रांसफर कर दिया. तो एक तो ये चीज हो गई कि क्विक अगर डिसीजन लेना है आपको, अगर आपको रिक्रूटमेंट जो है अगर फिल करनी है, आपको पोजीशन जल्दी उसको फिल करना है, तो आपने क्या किया? अपनी ही एक ब्रांच में से दूसरा व्यक्ति मतलब उठा करके और आपने वहां पर ट्रांसफर कर दिया, राइट. दूसरा ये हो गया कि यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये जो इंडिविजुअल है, ये ट्रेंड है, ये ऑलरेडी आपके यहाँ वर्क कर रहा है, तो इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो इस तरीके से जब हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो रहा है? हमें कोई मॉनिटरी जो लॉस है वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि सेम पोजीशन पे जा रहा है वो बंदा, और सेम जो उसका रिम्यूनरेशन है, जो उसकी सैलरी है, उसी पे वो वर्क कर रहा है. तो इस तरीके से ट्रांसफर के केस हो सकते हैं. ट्रांसफर की करके हम क्या कर सकते हैं? इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं. द सेकेंड ऑप्शन इज प्रमोशन. सेकेंड ऑप्शन में आता है आपका प्रमोशन, जिसमें कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है उसका क्या कर दिया जाता है? प्रमोशन कर दिया जाता है. सपोज एट मालवीय नगर ब्रांच, वहां पर अगर एक ब्रांच मैनेजर की जरूरत है, एंड द पर्सन हु
हु इज मतलब मैं अपना जो एग्जांपल लेके आपको बता रही थी कि आई वाज वर्किंग इन एट प्रताप नगर, तो प्रताप नगर में जो व्यक्ति है उसको इस पोजीशन को वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए क्या किया जाएगा, उसको एक प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम बंदा जो है वो प्रमोशन बेसिस पे क्या कर दिया जाएगा, इंटरनली शिफ्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर उसका जो डिजिग्नेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो उसकी सैलरी है, जो भी पैकेज उसको दिया जा रहा है वो पैकेज भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी इंटरनली रिक्रूट वर्कफोर्स, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी जो स्टाफिंग है, वो हम इंटरनली किस तरीके से करते हैं, थ्रू ट्रांसफर एंड थ्रू प्रमोशन। फाइन एवरीवन, होप यू अंडरस्टैंड। देन द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। अब क्या हो रहा है, इंटरनल तो आपने कर लिया, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं या हमें वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें क्या करना होता है, हम किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ना तो हम उसको हॉरिजॉन्टली यानी कि केवल ट्रांसफर पे शिफ्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको अपग्रेड करके वर्टिकली हम उसको अपग्रेड करके भी नहीं भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें और लोगों की रिक्वायरमेंट है, वहां पर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो है वो करते हैं। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो है उसके भी डिफरेंट वेज हैं कि हम किस किस तरीके से एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वे आर गोइंग टू टेक हियर इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये हो गया जबकि हम सीधे ही जो वैकेंट पोजीशन है हम उसको ओपनली सबके सामने रखते हैं। जैसे कि सपोज आपकी कोई फैक्ट्री है, तो आपने फैक्ट्री के बाहर ही क्या कर दिया, वहां पर आपने एक पोस्टर लगा दिया, या कहीं पे बाहर गलियों में आपने एडवर्टीजमेंट या पेपर पे आपने लिखवा दिया कि पोजीशन वैकेंट है ना, या ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। तो इस तरीके का हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम अपने ऑफिस के बाहर या फिर हमारी जो फैक्ट्री है उसके बाहर, जनरली ये फैक्ट्रीज वगैरह में देखा जाता है जहाँ पर कि आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, मतलब ऑल्टरनेट डेज में वहाँ पे चेंजेस भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है। वो वॉक इन के लिए आते हैं, आपने देखा होगा कि वॉक इन भी आता है समटाइम्स। ऐसा आप जो न्यूज़पेपर है अगर आप उसके एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं तो वहाँ पे वॉक इन भी लिखा रहता है। तो इसी तरीके का वॉक इन जो है वो आप डायरेक्टली दे देते हैं और रिक्वायर्ड लिख देते हैं, तो उससे लोगों को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई पोजीशन जो है वो वैकेंट है, और वो उस चीज के लिए वहां पर उस पोजीशन के लिए वर्क करने के लिए अपने आप को अपीयर कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जबकि बंदा जो है वो बिना किसी फॉर्मेलिटीज के वो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, जहाँ पे वर्क प्लेस है वहां चला जाता है, वहां पे एक इंटरव्यू देता है और फिर वो वहां पर सेलेक्ट कर दिया जाता है। फाइन। द सेकेंड इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन से होते हैं? कैजुअल कॉलर्स जनरली ये होते हैं कि आपने स्टाफिंग करने के लिए आपने रिक्रूटमेंट किया, राइट। तो आपने जब रिक्रूटमेंट किया तो बहुत सारे बंदे जो है वो आपको वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। हमारा जो मोटिव है वो क्या है, यहाँ पे जो मीनिंग है हमारे रिक्रूटमेंट का, वो मीनिंग भी यही है कि हमें क्या करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। वी रिक्वायर मोर एंड मोर पीपल, राइट। तो क्या हो रहा है कि जब हमने वैकेंसी निकाली, जब हमने पोजीशन निकाली है और हमें उसको फिल करना है, तो बहुत सारे लोग जो है वो वहां पर रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, राइट। अब उनमें से क्या होता है कि जैसे हमें पोजीशंस है हमारे पास में 10 पोजीशंस हैं, हमें 10 लोग जो हैं वो हमें वहां पर सेलेक्ट करने हैं। तो हम केवल ये तो नहीं है कि 10 लोग ही वहां पर आएंगे। अगर आपका वॉक इन है या अगर आप ने एडवर्टीजमेंट दिया है या किस तरीके से, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके पास में आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जब आपके पास में आते हैं उनमें से आपने 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, राइट। लेकिन उसमें से 4 या 5 या 20 ऐसे पर्सन भी होते हैं जो कि आपको लगता है कि दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड एज वेल एज अदर्स, तो ये ज्यादा अच्छे बंदे हैं। तो आप क्या करते हैं, उनके जो रिज्यूमेस होते हैं वो रिकॉर्ड में रख लेते हैं, राइट। और जब भी आपको जब रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्या करते हैं, उनको कॉल कर लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स, राइट। जो कि पहले आपके पास में अपॉइंटमेंट के लिए आपके कंपनी में वर्क करने के लिए आते हैं और वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपके पास में उनका रिकॉर्ड होता है कि दीज आर द गुड पर्सन, परफेक्ट लोग हैं, राइट पर्सन है हमारे टाइप ऑफ जॉब के लिए। तो आप क्या करते हैं, उनको रिकॉल कर देते हैं, आप उनको
एक कॉल दे देते हैं कि वी हैव अ वैकेंसी, प्लीज कम, राइट। तो इस तरीके से जो कैजुअल कॉलर्स ये कहलाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, राइट। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसे हम देखते हैं ये जो 4th क्लास आपका होता है सफाई के लिए जो क्लीनिंग और इनका काम करते हैं, तो जनरली ये लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि इनके टच में रहते हैं। वो क्या करते हैं, आपको लेबर जो है वो प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपकी कंपनी का जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो डायरेक्टली किसको कांटेक्ट करता है, इन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं इनको कांटेक्ट करता है। एंड आफ्टरवर्ड्स ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके जो जॉब टाइप होता है उसको देखते हुए वैसी ही लेबर जो है वो आपको इजीली अवेलेबल करा देता है, राइट। सो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, जो रिक्रूटमेंट है वो कर रहे हो। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो है उसमें हो गया आपका ट्रांसफर का केस हो गया या फिर प्रमोशन का केस हो गया, यानी या तो आपने किसी बंदे को हाइक दे दिया, ऊपर पोजीशन पे वो कर दिया, या आपने क्या किया, उसको सर्कुलेट कर दिया, उसको दूसरे अपनी ही ब्रांच में उसको आपने सर्कुलेट कर दिया। सेकेंड वी हैड रीड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि जब हम बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं, और बाहर से रिक्रूटमेंट करने के जो तरीके हैं उनमें क्या आता है आपका, कि एक तो आ गया आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें कि आप डायरेक्टली बाहर ही एक लिख देते हैं कि ये रिक्वायर्ड, जैसे आपने लिख दिया रिक्वायर्ड, लेबर रिक्वायर्ड और वट एवर रिक्वायर्ड, या वैकेंसीज, कुछ भी आपने बाहर लिख दिया, और चलते फिरते भी अगर किसी ने देखा इवन, तो वो क्या होते हैं, वॉक इन आ जाते हैं और आपको इंटरव्यू दे देते हैं। इसी तरीके से होते हैं आपके कैजुअल कॉलर्स, जो कि आपके जॉब के लिए सुटेबल होते हैं, बट आप उनको उस समय पर अपॉइंट नहीं करते हैं और आप उनको रिकॉर्ड में रख लेते हैं फर्दर यूज के लिए। तो आप क्या करते हैं, जब भी आपको रिक्वायर्ड होता है आप अपनी पुरानी फाइल्स में से उनको कॉल कर लेते हैं, और वो कहलाते हैं आपके कैजुअल कॉलर्स। उसके बाद में आ जाता है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स वो होते हैं जो कि लेबर के टच में रहते हैं, उनके पास में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो जैसे ही आपको जरूरत होती है तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, आपका जो HR है, वो क्या कर रहा है, इनको कांटेक्ट करता है और ये आपको लेबर अवेलेबल करा देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। फाइन एवरीवन।